अस्सलाम वालेकुम। अब तक इस चैप्टर में हमने बैलेंस शीट और उसके कंपोनेंट्स को देख लिया, इनकम स्टेटमेंट और उसके कंपोनेंट्स को देख लिया, रेशियो एनालिसिस को देख लिया। रेशियोज हमारे पास कौन कौन से होते हैं वो एक एक करके हम लोगों ने उनके फॉर्मूले वगैरह सब देख लिए। अब हम देखते हैं कुछ आगे मज़ीद टॉपिक्स को। सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल और कैश कन्वर्जन साइकिल जो होता है उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ऑपरेटिंग साइकिल आपका क्या होता है? द टाइम इट टेक्स फॉर अ कंपनी टू कन्वर्ट इट्स इन्वेंट्री इनटू कैश थ्रू द सेल ऑफ गुड या सर्विसेज। एक कंपनी को कितना टाइम लगता है अपनी इन्वेंट्री को बेच के पैसे कमाना। इसमें आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका होता है डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग और एक आपका होता है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं कि ये होता क्या है। डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग क्या होती है? नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर द कंपनी टू सेल इट्स इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्ट बना लिए और अपने वेयरहाउस में रख दिए। अब कितने दिनों के बाद आपकी वो प्रोडक्ट बिकेगी? ठीक है, इसको हम कहते हैं डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। अगला है हमारे पास डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर द कंपनी टू कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स आफ्टर अ सेल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट, क्रेडिट बेसिस पे आपसे प्रोडक्ट ले ली और कितने दिनों के बाद आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, वो जो दिन है वो आपके डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग से शो होंगे। ठीक है, अब कैश साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल आपकी क्या होती है? ठीक है, द टाइम इट टेक्स फॉर द कंपनी टू कन्वर्ट इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन इन्वेंट्री बैक इनटू कैश। ठीक है, आपने रॉ मटेरियल्स में इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, आपने उससे प्रोडक्ट बनाई, वो प्रोडक्ट आपने बेची और आपको उसके बिकने के बाद पैसे आए। ठीक है, और आपने उससे पेमेंट कर दी अपने सप्लायर्स को। ये पूरी कैश कन्वर्जन साइकिल कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो है ऑपरेटिंग साइकिल के साथ साथ आपकी डेज पेबल आउटस्टैंडिंग भी आता है। ठीक है, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग आपका क्या होता है? नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर द कंपनी टू पे इट्स सप्लायर्स। ठीक है, जिस तरह से पहले मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, ऑपरेटिंग साइकिल में आपके दो कंपोनेंट्स हैं। कितने दिन बाद आपकी इन्वेंट्री बिकी है और कितने दिन के बाद आपको पैसे मिले हैं। लेकिन कैश कन्वर्जन साइकिल में एक और चीज़ ऐड हो जाती है जिसको हम कहते हैं डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये होता है कि कितने दिनों के बाद आपने अपने सप्लायर्स या वेंडर्स को पेमेंट करी है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रनिंग अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स फर्नीचर। ठीक है, आप एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, इट टेक्स ऑन एवरेज 40 डेज टू सेल द फर्नीचर आफ्टर इट इज प्रोड्यूस। ठीक है, आपने फर्नीचर बना दिया। ठीक है, लेकिन कम से कम एवरेज की बिना पे 40 दिन आपको लगते हैं वो बेचने में। ऑल्सो ऑन एवरेज इट टेक्स 30 डेज फॉर द कस्टमर्स टू पे फॉर द फर्नीचर। और एवरेज पे तकरीबन एक महीने के बाद कस्टमर्स आपको पेमेंट कर देते हैं। Let's assume you have negotiated payment terms of 20 days with your suppliers। यानी कि सप्लायर्स के साथ आपने कुछ नेगोशिएशन की हुई है कि आप सप्लायर्स से रॉ मटेरियल ले लोगे और उनको 20 दिन के बाद पेमेंट करोगे। ठीक है, तो अब आपको ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है और कैश कन्वर्जन साइकिल निकालनी है। ऑपरेटिंग साइकिल में याद रखें मैंने आपको क्या बोला था, दो कंपोनेंट्स आएंगे। DIO आएगा, डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, और DSO डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, कितने दिनों बाद आपका फर्नीचर बिका है, ये आपका हो गया 40। और डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, कितने दिनों के बाद आपको कस्टमर्स पे कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया 30। इन दोनों को ऐड किया, ये आपके पास हो गया ऑपरेटिंग साइकिल 70 डेज। ठीक है, और कैश कन्वर्जन साइकिल किस तरह से निकालेंगे, ये हमारे पास हमें पता है 70 हो गया। इसमें से आप माइनस कर दोगे डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। और डेज पेबल आउटस्टैंडिंग क्या है? कितने दिनों के बाद आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे हो, जो कि है 20 डेज। तो वो 20 आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, ये 40, ये 30 -20, ये आपके पास कैश कन्वर्जन साइकिल आ गई
50 डेज। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है। ये बहुत आसान है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ऑल बैलेंस शीट आइटम्स आर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स एंड ऑल इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आर डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, आगे देखते हैं। बैलेंस शीट के जितने, ये पूरा बैलेंस शीट है, ठीक है, इसमें ये पूरा एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड अगले पेज पे है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं अपने टोटल एसेट्स से। ठीक है, ये एसेट्स आपके हो गए यहाँ पे 100%। ठीक है, 2022 को मैं देख रहा हूँ, इसी तरह 2023 भी करेंगे, 2022 को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने इस अमाउंट को इसी अमाउंट से डिवाइड किया, आपके पास 100% आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इस अमाउंट को आपने इससे डिवाइड किया, आपके पास 67% आ गया। ये कुछ नहीं है तो आपके पास 0 आ गया। ठीक है, इस अमाउंट को जब आपने इससे डिवाइड किया अपने टोटल एसेट्स से तो आपके पास ये परसेंटेज आ गई। इसी तरह हम ये सारी चीज़ों को डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर रहे हैं। यानी कि इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट से, इस केस में हम क्या कर देंगे, 2500 को डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट से। तो ये हमारे पास परसेंटेजेस निकल रही है। ये जो परसेंटेजेस हमारे पास निकल रही है इसको हम कहते हैं कॉमन साइज एनालिसिस। ठीक है, इसी तरह 2023 में भी हम लोग यही करेंगे। 2023 का हम टोटल एसेट लेंगे और इन सब चीज़ों को इससे डिवाइड करते रहेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ें आएंगी। ये हमारी कॉमन साइज एनालिसिस होती है। ठीक है, बेसिकली ये हमें ये चीज़ें बता रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो टोटल करंट एसेट्स हैं वो 1 साल के अंदर हमारे क्या हुए हैं, कम हुए हैं। ठीक है, और हमारा क्या हुआ है, हमारी फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ये चीज़ देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है। हमारा डेप्रिसिएशन हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं, हमारे ये नॉन करंट एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हमें पता चल रही हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉमन साइज एनालिसिस। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर तमाम आइटम्स को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल एसेट से। यहाँ पे भी आप लोग देख लें, इक्विटी और लायबिलिटीज़ में भी यही होगा कि हम टोटल एसेट से हर चीज़ को टोटल एसेट से डिवाइड कर रहे हैं। अब आप टोटल एसेट से करें या शेयर होल्डर्स इक्विटी और लायबिलिटी से करें, बात तो एक ही है, क्योंकि आपको पता है ना कि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू टोटल एसेट्स के बराबर ही होती है। तो आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर दोगे ये परसेंटेज आएगी। सिमिलरली जो वहाँ पे हमने एसेट्स के साथ किया था वही चीज़ हम लोग लायबिलिटी के साथ भी कर रहे हैं। तो देखें, हमें इससे अंदाज़ा बेसिकली हो जाता है कि आपकी इक्विटी आपकी बढ़ रही है, देख के ही अंदाज़ा आपको हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ से बता सकते हो कि आपका जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो आपका कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, देख के आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है। आपके अकाउंट पेबल है जो आपके बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी चीज़ कहलाती है कॉमन साइज एनालिसिस। यही चीज़ आपकी इनकम स्टेटमेंट में भी होती है। इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करोगे, सेल्स से हर चीज़ को डिवाइड कर दोगे। जैसे वहाँ पे आप टोटल एसेट से डिवाइड कर रहे थे बैलेंस शीट के अंदर, आप इनकम स्टेटमेंट में सेल्स से डिवाइड कर देंगे। जैसे इस चीज़ को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटेज आ गई, इस चीज़ को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटेज आ गई। इसी तरह ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी और आप ये देख सकते हैं कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तकरीबन 10% आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये परसेंटेज आपको बस जिस एक इवैल्यूएशन आपको बता देता है, चीज़ें बता देता है कि कहाँ कहाँ आपकी क्या चीज़ कम हो रही है, कहाँ कहाँ आपकी क्या चीज़ बढ़ रही है। इसको हम कॉमन साइज एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट होता है आपका इंडेक्स एनालिसिस। All figures for the base year is kept as 100% and the years are expressed as percentage of their values in the base year. आपके पास जो पहला साल होगा उसको आप बेस ईयर बना दोगे और हर एक की वैल्यू को आप इज इक्वल्स टू 100% समझोगे। उसके बाद आप देखोगे कि अगले साल वो वैल्यू आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर बढ़ रही है तो ये आपका फॉर एग्जांपल 100 से ऊपर परसेंटेज जाएगी और कम होगी तो आपकी 100 से नीचे परसेंटेज जाएगी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। ये वही चीज़ है, आपके एसेट्स आ गए। ठीक है, 2022 जो है उसको हम बेस ईयर ले लेंगे तो हमने ये सारी चीज़ों को 100% कंसिडर कर दिया। बस ऐसे ही हमने समझे कि 100% इसको लिख लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये चीज़ क्या हो रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे इससे।
तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे पास ये परसेंटेज आ रही है। देखिए 120 हो रहा है, क्यों, पहले 2500 था, अब 3000 हो गया, तो 120 परसेंटेज हो गया। यहाँ पे 1587 था या 1443 था, कम हुआ था, तो ये कितना हो गया, 90.9% था। अब यहाँ पे पहले 1000 था, ये 1200 हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 120% आपका बढ़ रहा है। यानी कि आप इन आइटम जो भी आपको यहाँ पे दिए इनको डिवाइड कर दोगे अपने यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपकी परसेंटेज में आप वैल्यू आ रही होगी मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 100 कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में आप क्या कर दोगे, 5643 डिवाइडेड बाय 5087 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 110.9%, और उसको आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बता रहा होता है कि आपकी क्या चीज़ें सेम रही हैं और क्या चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे इक्विपमेंट आपका 66% आपका बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 166% बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपकी नोट होती हैं। ठीक है, इसी तरह लायबिलिटी में भी यही है। ठीक है, आप इसको बेस ईयर कंसिडर करोगे और उसके बाद अगली चीज़ आप देखोगे। ठीक है, देखें ये सेम ही है, तो आपका यहाँ भी 100% है, यहाँ भी आपका 100% ही है। ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट में भी आपका यही होगा, इसको आप बेस ईयर ले लोगे और अगले साल को आप देखोगे कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, देखें यहाँ भी वही चीज़ हुई हुई है। ठीक है, बिल्कुल आसान है आपका ये कॉमन साइज एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो अपने इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगला लेक्चर इस चैप्टर पे आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग जो भी चीज़ें हमने की हैं उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर।